आज पुनः कक्षा 10 के विषय गणित के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर की। और प्रैक्टिस पेपर में आज पुनः हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट, जो कि हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमें 32 मार्क्स के पूछे जाने हैं। और वो प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक हमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प को चुनना है। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समवर्तक, अर्थात हमें एचसीएफ यहाँ पर बतलाना है। तो एचसीएफ का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जाता है। तो हम देखें कि 5 में, यदि 5 की बात करें तो 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो 5 में किसी का भाग नहीं जाएगा। लेकिन 10 में हमारा 2 का भाग भी चला जाता है और 5 का। तो यदि हम देखें कि दोनों संख्याओं में किसका भाग जाएगा, 5 का। 5 का भाग 5 में भी चला जाएगा और 5 की टेबल में 10 भी आता है। तो इसलिए इसका सरल सा क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 5, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 की यदि हम बात करें तो इसमें दिया गया है यदि किसी बहुपद, हमें यह बहुपद दिया गया है, यदि किसी बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और शून्यक हमें बीटा दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमें क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो अल्फा धन बीटा का मान होता है -b/a, और यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है c/a, ये होता है अल्फा इंटू बीटा का। चलिए अगले प्रश्न 3 पर हम देखते हैं। यहां पर दिया गया है रैखिक समीकरण योग में a1x धन b1y धन c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के कोई हल नहीं है। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है इसका हमें कोई हल नहीं मिल रहा है। तो हमें इसके ऑप्शन देखना है। जैसे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ये हम जानते हैं ये होता है अद्वितीय हल का। ये किसका होता है, अद्वितीय हल का होता है। यदि हम देखें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो ये होता है कोई हल नहीं का ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहां पर दिया गया सी ऑप्शन a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, ये हमारा है अनंतः अनेक हल का, अनंतः अनेक हल। तो यहां पर हमें तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 है एपी अर्थात समांतर श्रेणी हमें दी गई है 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 में सार्वंतर। चूंकि हम जानते हैं कि सार्वंतर डी बराबर होता है an-1, तो हमें अगले वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना होता है। तो हम यहाँ देखें जैसे कि यहाँ पर आगे दिया गया है -1 और पीछे है 1, तो हम कहेंगे -1 में से हमें 1 को घटाना है। तो यहाँ पर ऋण और ऋण की संख्याएं हैं, ऋण का 1 है ऋण का 1 है, तो ये हो जाएंगे ऋण के 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋण 2, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज की, तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज ले लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ये जो भुजा है हमारी, इस भुजा के समांतर हम एक भुजा ले रहे हैं यहाँ पर, ये त्रिभुज का नाम दे दें ए बी एंड सी, ठीक है। और ये जो समांतर भुजा ली है इसका नाम दे दें डी ई। यदि एक भुजा के समांतर, हमने बीसी भुजा के समांतर हमने ली है डीई, ठीक है। अन्य दो भुजाओं को, और अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये बिंदु हमने डी और ई नाम दिए हैं, को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। हमने ये रेखा खींची है, ठीक है, ये रेखा भी खींच दी है। तो ये अन्य दो भुजाएं, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कि ए डी बटे डी बी बराबर होंगे ए ई बटे ई सी, ठीक है।
विभाजित हो जाती हैं तो इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्रमेय है, ये जो कथन है, इसको किसके नाम से जाना जाता है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय दिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय तो है नहीं ये। RHS, ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जो कि अध्याय 6 से हमें लिया गया है। और यहां से अध्याय 6 से इस प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न हमें दिया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, बिंदुओं ए 1 ऋण 2 और बी ऋण 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड, इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। हमें यहाँ निर्देशांक ज्ञात करना है मध्य बिंदु। ये नाम दे देते हैं पहला बिंदु को, और ये अंतिम बिंदु को दे देते हैं बी। और ए के निर्देशांक हमें दिए हैं 1 ऋण 2 और बी के हमें निर्देशांक दिए हैं ऋण 3 और 4। तो हमें इसके मध्य बिंदु मान लिया हमने, ये मध्य बिंदु है सी। तो हमें सी के निर्देशांक अर्थात सी मान लीजिए XY है, तो इस XY के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चूंकि एक फॉर्मूला होता है, यदि हमारे पास दो बिंदु दिए हैं X1 Y1 और एक बिंदु दिया है X2 Y2, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं XY। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है कि X बराबर होता है, हमें क्या करना है, X निकालने के लिए X1 को और X2 को जोड़ना है, बटे 2 कर देना है। इसी तरीके से Y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Y1 प्लस Y2 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सीधा सा सिंपल है कि X की वैल्यू यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर X का मान 1 है और यहाँ पे ऋण 3 है, तो 1 धन ये ऋण 3 है बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल आएगा 1 ऋण 3 हो जाएगा, धन ऋण ऋण हो जाएगा बटे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण 2 बटे 2, तो 2 बटे 2 तो ऋण 1 आ जाएगा हमारा x का मान। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख सकते हैं, x का मान ऋण 1 ए ऑप्शन में दिया गया है और कहीं नहीं है। तो आंसर तो हमारा ए ही होना चाहिए। हम y को भी निकाल लेते हैं। तो y निकालने के लिए y1 की वैल्यू ऋण 2 दी गई है प्लस y2 की वैल्यू दी गई है 4 बटे 2। तो यहाँ पर एक धन का है एक ऋण का है, तो घट जाएंगे, 4 में से 2 घटेंगे तो बचेगा 2, तो 2 बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो ऋण 1 और 1 हमारा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर हमें देखना है रिक्त स्थान को। पहला प्रश्न है इसमें, 3 करणी 2 एक खाली स्थान संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं 3 एक परिमेय संख्या है और करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, और एक हमारे पास परिमेय संख्या है और एक हमारे पास है अपरिमेय। इन दोनों का किया गया है गुणा, तो हमें इन दोनों का गुणा भी अपरिमेय ही मिलता है, अपरिमेय ही मिलता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अपरिमेय। दूसरा प्रश्न है, यदि px एक बहुपद है, कैसा है, द्विघात बहुपद है, तो px बराबर 0, यहाँ पर दिया गया है कि px का मान 0 है, को खाली स्थान समीकरण कहते हैं। तो px जो था वो क्या था, एक द्विघात बहुपद था। अब यदि px का मान 0 के बराबर है तो यह एक समीकरण बन जाएगा द्विघात समीकरण। ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी द्विघात समीकरण के मूल, एक द्विघात समीकरण है उसके मूल यदि वास्तविक हैं और समान है, वास्तविक और समान है, तो विविक्त कर d जो होता है हमारा, विविक्त कर होता है d b वर्ग माइनस 4ac। यदि मूल इसके बराबर हैं और वास्तविक हैं, मूल बराबर हैं या समान है और वास्तविक हैं, तो विविक्त कर का मान होता है 0, तो इसका मान आ जाएगा 0। चौथा प्रश्न है, समांतर श्रेणी a धन d, a धन 2d, a धन 3d डैश का 10वां पद ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो a n का मान है 10, तो a धन 10 माइनस 1d, तो यहाँ से a धन 10 में से 1 घटेगा 9d, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 10वां पद जो होगा a धन 9d होगा इसका। पांचवा प्रश्न है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होने आवश्यक नहीं है।
कहने का मतलब है कि आकार तो समान है, जैसे हमने बात की एक आकार समान है परंतु इनकी माप समान नहीं है, तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं समरूप। ऐसी आकृतियों को क्या बोलते हैं? हम इनके बोलते हैं इनके रूप कैसे हैं? समान है लेकिन माप समान नहीं है, समरूप कहलाती हैं। अगला प्रश्न है बिंदु 0 4 अक्ष पर स्थित है। तो हम देखें यदि ये है x और ये है हमारा y, बिंदु x का मान तो 0 है, x का मान यहाँ पर 0 है, y का मान क्या है 4, तो ये y अक्ष पे स्थित, y अक्ष पर स्थित होगा। यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है यदि ए बी सी ए पी में है तब b बराबर a धन c बटा 2। जैसे कि a b और c ये 3 पद हैं, तो ये जो मध्य पद b होता है वो AP में इन 2 पदों के योग का आधा होता है, यह सभी हम कह सकते हैं। तो ये सत्य है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ प्रश्न है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। तो निश्चित घटना ऐसी घटना होती है जिसका घटित होना निश्चित है, तो ऐसी घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, ये हमारा सत्य है, सत्य हो जाएगा ये हमारा। तीसरा प्रश्न है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये असत्य है, ये क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है हम बतला देते हैं कि जो पाई आर स्क्वायर है ये हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन गोले का संपूर्ण पृष्ठ, जो गोले की बात की है इन्होंने की है गोले की, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 लग जाता तो आंसर सत्य हो जाता है, लेकिन यहाँ 4 दिया नहीं है, इसलिए हमारा हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि एक वृत्त है तो उसकी स्पर्श रेखाएं बहुत सारी हो सकती हैं, कहीं से भी हम खींच सकते हैं। तो एक वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कैसी हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है यदि किसी घटना की प्रायिकता P है, यदि किसी घटना की प्रायिकता क्या है? P, तो P का मान जो होता है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 1 से छोटा और 1 के बराबर, बिल्कुल सत्य है, ये हमारा सही है। तो प्रायिकता का मान जो होता है ये हमारा सही दिया गया है, ये हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनता है। तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि अवनमन कोण नहीं बनता, वहां बनता है उन्नयन कोण। क्या बनता है? उन्नयन कोण। तो यदि आप, ये हमारा असत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। यदि आप उन्नयन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा यदि आप इनको समझना चाहते हैं, इनकी परिभाषाओं को समझना चाहते हैं, तो यूट्यूब मैथ्स हेल्प पर आप यूट्यूब चैनल मैथ्स हेल्प सर्च करें, तो वहां पर आपको इससे संबंधित एक वीडियो मिल जाएगा जो महत्वपूर्ण है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। चलिए हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ स्तंभ 1 दिया है फर्स्ट और स्तंभ हमारा यहाँ सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पर पहला है सेक स्क्वायर थीटा -1। चूंकि हम जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है वो होता है टेन स्क्वायर थीटा, जो कि एक सर्वसम्मिका है, हमें इसको याद रखना है। ऐसे ही 2 सर्वसम्मिकाएं और हैं तो उनको भी हमें याद रखना है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन F में दिया गया है, ये हमारा F ऑप्शन का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पहला। दूसरा है कॉट थीटा। कॉट थीटा यहाँ पर हमें दिख रहा है 1/tan थीटा, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/tan थीटा, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान हो जाएगा 1/tan थीटा। यहाँ पर दिया गया है तीसरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक सर्वसम्मिका है, तो हमें इसको भी याद रखना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन ई में दिया गया है, ये हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल अभी हम चर्चा कर चुके हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त कहा है तो आधा कर दिया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, और यहाँ हम लिख देंगे 4th।
अगला क्वेश्चन है पांचवा, व्रत की परिधि। व्रत की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो व्रत की परिधि होती है 2 पाई आर। ये डी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी, और यहाँ हम लिख देंगे पांचवा। और अगला छठवा क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। ये हो जाएगा हमारा छठवा, और ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये सरल सी सही जोड़ियां आई हैं, जिसमें से हम बता चुके हैं आपको 3 सही जोड़ियां जो हैं, 3 सही जोड़ियां त्रिकोणमिति से पूछी जाएंगी। त्रिकोणमिति से 3 सही जोड़ियां हमें पूछी जानी है, और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाना है अध्याय 8 से, 2 अंक का। तो ये इन पर हमें ध्यान देना है। टोटल 5 अंक है, तो 2 अंक का प्रश्न बहुत सरल सा आएगा, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ अगला प्रश्न 5वां है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है इस प्रश्न का, क्या सभी समद्विबाहु, यहाँ पर पूछा है समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो यह हमारा हो जाएगा नहीं, हम लिख सकते हैं नहीं। नहीं, क्योंकि समरूप त्रिभुज की यदि हम बात करें तो समरूप जो होते हैं वो होते हैं त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और इनके साथ में जो बनने वाले कोण होते हैं वो भी 60-60 डिग्री के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज यदि पूछा जाता तो वो समरूप होता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, मान के चलिए ये है एक वृक्ष 10 मीटर का, और इसकी छाया बनी है ये 10 मीटर का ऊंचा ये वृक्ष ए बी है, ठीक है। इसकी छाया जो BC है 10 करनी 3 बन रही है। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, मतलब यहाँ ये जो कोण बन रहा है हमें ये ज्ञात करना है कि उन्नयन कोण क्या है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें दिया गया है लंब, और ये हमारा कहलाता है आधार, और लंब बटे आधार होता है tan थीटा में, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे BC। तो AB का मान यहाँ पर 10 और BC का मान है 10 करनी 3, और यहाँ करनी 3 से करनी 3, 10 से 10 कट जाएगा तो आ जाएगा 1 बटे करनी 3 tan थीटा बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर 1 बटे करनी 3, और 1 बटे करनी 3 होता है tan 30 डिग्री का मान, तो tan से tan कट जाएगा तो आ जाएगा थीटा बराबर 30 अंश। तो जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण। तो ये सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र लिखिए। तो विविक्त कर जो होता है वो होता है हमारा d बराबर होता है b वर्ग ऋण 4ac, ये हमारा विविक्त कर का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की एक छेदक रेखा, किसकी बात कर रहे हैं? छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो एक वृत्त की जो छेदक रेखा होती है, एक वृत्त है तो वृत्त की छेदक रेखा जो होती है वृत्त को 2 बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अगला प्रश्न है, शंकु के आयतन का सूत्र। तो शंकु का जो आयतन होता है वह बेलन के आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका 1/3 1/3 जो होता है वो होता है शंकु का आयतन। अगला प्रश्न है कि 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम इन आंकड़ों को, समांतर माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, समांतर माध्य x बार निकालने के लिए हम इनको सबको जोड़ लेंगे, 3 धन 4 धन 5 धन 5, ठीक है। और टोटल बटे कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 3 और 3 6 होता है, 6 और 4 10, 10 और 5 15, और 15 5 20, 20 बटे 5, और 5 की टेबल में 20 4 बार आता है, 5 को 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा समांतर माध्य 4। तो इस प्रकार हमने आज प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक के इस प्रैक्टिस पेपर के प्रश्नों को सॉल्व किया। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, इन प्रश्नों का अध्ययन करें, क्योंकि 2026 के प्रश्न पत्र में भी इसी प्रकार के ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे। धन्यवाद।